गुड मॉर्निंग बच्चों। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम आ चुके हैं वर्क एनर्जी पावर के लेक्चर नंबर 2 में। तो लास्ट लेक्चर में हमने वर्क डन को डिफाइन किया था और जितने तरीके के फोर्सेस के द्वारा वर्क डन निकाल सकते हैं उन सारे तरीकों को हमने देखा था। जनरल मेथड टू फाइंड वर्क डन निकाला था, जिसमें देखा था कि फोर्स अगर कांस्टेंट है तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर फोर्स हमारा वेरिएबल है तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये हमने देखा था। और काफी सारे एग्जांपल से हमने उसको सवाल के तौर पे भी देखा है। अब आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अभी तक जितनी बातें हमने की है आपके लिए वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, उसमें जो मेन बात है वो ये है कि वर्क डन में फोर्स और इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट का रोल है। और वर्क डन को हमने कैसे डिफाइन किया था? तो पहले हमने dw निकाला था, F डॉट ds, छोटा सा एलिमेंटल वर्क डन, और फिर उसको इंटीग्रेट किया था। अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया था, और बाकी हमें क्या करना था, इनिशियल से फाइनल तक हमको क्या करना था, इंटीग्रेट करना था। उसमें फोर्स के दो कैटेगरी हमारे पास थे। कुछ फोर्स ऐसे हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता है कि आपने कौन सा रास्ता लिया है, लेकिन बहुत सारे फोर्स ऐसे हैं जिनके द्वारा जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि फोर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। एक का क्लास है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरे का क्लास है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उसके पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम एनर्जी जो है, एनर्जी में खास करके हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जिसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बच्चे जानते हैं बड़ा ही कॉमन चीज है, और ये एनर्जी आप 6th क्लास से जानते आ रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उसके मोशन के कारण, उसमें मोशन होने के कारण जो काम करने की उसकी क्षमता है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हम कह सकते हैं एबिलिटी of an object to perform work by virtue of its motion, that is called kinetic energy। और कैसे डिफाइन करते हैं? तो बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन करते हैं कि लेट से हमारे पास m मास का कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी वेलोसिटी अगर v है, तो किसी एक ऐसे फ्रेम से हम देख रहे हैं, कोई एक हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिससे हमने m मास को देखा और ये देखा कि उसके पास वेलोसिटी भी है। तो अगर ऑब्जर्वर इस फ्रेम में है, उस ऑब्जर्वर के लिए इस मास का जो काइनेटिक एनर्जी होगा इस ऑब्जेक्ट का, वो हम डिफाइन करते हैं कैसे, हाफ mv स्क्वायर। तो ये एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के पास है और इस एनर्जी के कारण ये ऑब्जेक्ट अच्छा खासा वर्क कर सकता है। तो हमने डिफाइन किया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। जाहिर सी बात है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर कोई बोले कि सर क्या ये हर फ्रेम से सेम होगा, नहीं, ये पूरा का पूरा जो काइनेटिक एनर्जी है ये फ्रेम डिपेंडेंट है। फ्रेम डिपेंडेंट है सर, कैसे समझे? समझ सकते हैं बहुत आसानी से। सपोज करो जैसे इसी सवाल में, इसी सिचुएशन में, अगर m मास के पास एक वेलोसिटी भी है और ये हमारा फ्रेम रेस्ट में है। सपोज करो कि कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे जो कि रेस्ट में है और वो इस मास को देख रहा है, तो उसको इसकी वेलोसिटी भी दिखी, तो उसके लिए इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv स्क्वायर। लेट से कि एक और फ्रेम हम ले लेते हैं, या सपोज कर लेते हैं कि एक गाड़ी पे एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो इस वेलोसिटी के पैरेलल में v वेलोसिटी से चल रहा है। मतलब जो मास की वेलोसिटी दिखी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी, उसी के पैरेलल में ये जो सेकंड ऑब्जर्वर है उसी के पैरेलल में अगर चल रहा है, तो अगर मैं बोलूं कि ये आपका ऑब्जर्वर 2 हुआ, इसके लिए उस मास की वेलोसिटी कितनी दिखेगी? तो बच्चे कहेंगे सर
ये तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कैसे देखते हैं। ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में ऑब्जर्वर के वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड करते हैं, यानी ऑब्जर्वर 2 के लिए इस मास का जो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2, आई थिंक कि बच्चे आसानी से समझ सकते हैं कि ये कितना आने वाला है, हमारा 0 आने वाला है। मतलब कि ये मास ग्राउंड वाले आदमी के लिए तो भी वेलोसिटी से चल रहा है, सही है, लेकिन ये ऑब्जर्वर 2 के लिए ये मास हमेशा किस में दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा। इसका मतलब कि सेकेंड ऑब्जर्वर इस मास का काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेगा, तो बच्चा बोले कि सर सीधा 0 लिखेगा। जाहिर सी बात है कि 0 लिखेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर 2 के लिए तो सर ये मास हमेशा रेस्ट में दिखेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर 2 की जो वेलोसिटी है वो इस मास की वेलोसिटी के बराबर है। आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये पूरा का पूरा फ्रेम पे क्या होता है, डिपेंड करता है। तो आई थिंक कि ये इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म हम लोग 7th 8th 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं, तो आई थिंक कि ये बहुत आसान है। अब हम इस काइनेटिक एनर्जी का यूज करके हम लोग देखने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम चैप्टर का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है, बच्चे काफी ज्यादा प्रॉब्लम फील करते हैं इस थियरम को यूज करने में, एंड आई थिंक कि मैकेनिक्स में, पूरे मैकेनिक्स में ये थियरम आपके लिए सबसे काम का थियरम है। इसी का एक स्पेशल फॉर्म आगे चल के हम देखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम पे आपको कमांड अगर हो जाए तो आई थिंक कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको वर्क एनर्जी थ्योरम से ही बना पाएंगे, आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम इसी का एक स्पेशल वर्जन है। जब हम ये देख लेते हैं कि सिस्टम में काम करने वाला जितना फोर्स है वो अगर कंजर्वेटिव है, बाकी सारा फोर्स या तो है नहीं, या अगर है भी तो उनके कारण वर्क डन 0 है, तो हम कल के डेट में ये बोल देंगे कि भैया उस सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। तो ये इसी थियरम का एक प्रॉपर स्पेशल केस बन जाएगा। तो फिलहाल हम वर्क एनर्जी थियरम की बात करते हैं। तो बड़ा ही सिंपल तरीके से वर्क एनर्जी थियरम आपको ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लिया किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स ने वर्क किया। अब उन फोर्स की कैटेगरी जो है वो कोई बहुत रिस्ट्रिक्टेड वाली नहीं है, फोर्स एक्सटर्नल है, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, अदर फोर्सेस है, मतलब जितने भी तरह के फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस ने किसी एक ऑब्जेक्ट पे वर्क किया, तो उन सारे फोर्सेस के द्वारा जो नेट वर्क डन होगा वो उस ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। तो मैं इस बात को पहले लिख देता हूं। स्टेटमेंट क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम का, वो ये कहता है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, यहां ध्यान रखेंगे कि ऑल फोर्सेस, जो भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेट से कि हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, इस पे एक फोर्स लगा, मान लो F1, कोई एक फोर्स लग रहा है F2, कोई एक फोर्स लग रहा है F3, बहुत सारे फोर्सेस एक साथ इस पे लग रहे हैं, और ये इसका इनिशियल लोकेशन है। और कुछ देर के बाद मैंने देखा कि ये ऑब्जेक्ट जो है यहां पहुंच गया, सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, ये आपका फाइनल लोकेशन है। तो मेरा ये कहना है कि यहां से यहां तक ये ऑब्जेक्ट अगर गया, डिस्प्लेस हुआ, जितने भी फोर्स इस पे लग रहे हैं ये ध्यान नहीं देना है या इसके बारे में नहीं सोचना है कि इसमें से फोर्स किस कैटेगरी वाले हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं या स्यूडो फोर्स है। मान लीजिए कि अगर आप फ्रेम डिपेंड कर रहे हैं, फ्रेम बदल रहे हैं, तो हो सकता है कि एफबीडी में आपको स्यूडो फोर्स को भी दिखाना पड़े। तो हो सकता है कि इसमें से कोई फोर्स स्यूडो फोर्स है, कोई कंजर्वेटिव फोर्स के क्लास का फोर्स है, कोई नॉन कंजर्वेटिव क्लास का फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है। जितने भी तरह के फोर्स इस पे लग रहे हैं हम एफबीडी से सारे फोर्स को देख सकते हैं, और इन सारे फोर्सेस के द्वारा इनिशियल से फाइनल स्टेट तक
जो भी नेट वर्क डन हुआ वो सीधे सीधे इस ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। क्या मतलब, लेट से कि यहां पर इस ऑब्जेक्ट का फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैंने KF लिख दिया और शुरुआत में इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी KI लिख दिया, तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज सिंपली इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। यही बस, दैट्स इट, कि जितने भी फोर्स उस पे वर्क किए उन सब के द्वारा जो नेट वर्क डन है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से रिलेट हो रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इतना ही बच्चों को समझना है कि दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। और आई थिंक कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस करके ही आप इस थ्योरम को कमांड में कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई बच्चा बोले कि सर ऐसा क्या, कुछ नहीं है, अगर इसका स्टेटमेंट पढ़ोगे तो एक लाइन का स्टेटमेंट है, लेकिन जब इसको अप्लाई करोगे प्रॉब्लम्स में तो तुम देख पाओगे कि बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम जो काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं काइनेमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे प्रॉब्लम्स को हम वर्क एनर्जी थ्योरम के हेल्प से बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक कि बच्चे समझ गए होंगे स्टेटमेंट कि जितने भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगे उन सारे फोर्सेस के द्वारा जो नेट वर्क डन होगा वो सिर्फ और सिर्फ बराबर किसके है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, एक चीज यहां आप नोट कर सकते हैं कि वी कैन अप्लाई WET वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑल्सो। मान लीजिए कि कल के डेट में किसी क्वेश्चन में आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के अगर आपको उस पर देखना हो, काम करना हो, तो जानते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब भी आप बैठेंगे तो जितने रियल फोर्सेस हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उन सब के अलावा एक स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो बच्चा ये कह सकता है कि सर क्या वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ इनर्शियल फ्रेम या ग्राउंड फ्रेम से अप्लाई करेंगे क्या? नहीं, अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी हो तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के भी वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो विथ ड्यू प्रोसेस जैसे जैसे हम क्वेश्चंस देखेंगे हम ये भी आपको बताएंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम को लगाएंगे और आंसर ले आएंगे। चलिए, तो वर्क एनर्जी थ्योरम को कमांड करने का एकमात्र तरीका है कि आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जैसे फर्स्ट फॉर हमारे पास पहला एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल, कि लेट से हमारे पास एक रफ सरफेस रखा हुआ है। लेट से दिस इज ए रफ सरफेस, और इस रफ सरफेस का जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो 0.6 दिया हुआ। इस रफ सरफेस का फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0.6 दिया हुआ है। 1 kg के एक ब्लॉक को इस रफ सरफेस के ऊपर हमने शुरुआत में 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड देके और इसको इस पे स्लाइड करा, इसको इस पर स्लाइड करा दिया। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस, फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछने का क्या मतलब भाई? स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछने का मतलब है कि आपको वो डिस्टेंस बताना है जितना डिस्टेंस चलते चलते फाइनली ये ब्लॉक रुक जाएगा। तो आई थिंक कि बच्चा कह सकता है कि सर ये सवाल बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बहुत सारे नहीं तो एटलीस्ट 2 तरीका तो आपके पास हो ही सकता है। आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसका रिटार्डेशन लिख पाए तो रिटार्डेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो ही जाएगा क्योंकि रुक जाना है। तो आप v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम ट्राई करते हैं कि क्या इस सवाल को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से सोच सकते हैं, बड़ी आसानी से सोच सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है किसी सवाल में तो पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है, तो वो क्या है कि जिस भी बॉडी के ऊपर आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं सबसे पहले उस बॉडी का आप क्लियर एफबीडी बनाइए। जैसे इस मास का अगर मैं एफबीडी बनाऊं
तो ग्राउंड के द्वारा एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, अर्थ के सेंटर के कारण mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, और चूंकि इनिशियल वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में है तो रफ सरफेस के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक राइट में स्लाइड करना चाह रहा है, तो रफ सरफेस का सरफेस इस पे एक फ्रिक्शन लगाएगा, और आई थिंक बच्चे समझ सकते हैं कि ये फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा जो इसके रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, चूंकि हमने स्लाइड करके छोड़ दिया है, हम इसको खींच नहीं रहे हैं। तो आई थिंक कि ये तीन फोर्सेस जो है ये इस मास के एफबीडी में हमने दिखाया। चलिए बहुत अच्छी बात। अब मेरा कहना है कि अगर ये ब्लॉक इसी सरफेस पे चल रहा है और कुछ देर के बाद ये ब्लॉक आके फाइनली रुक गया, तो सर इसका v तो हो गया 0, और इस ब्लॉक का u आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो वेलोसिटी भी आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाना है। अच्छा सर, इसका वेलोसिटी घट क्यों रहा है, ये 0 क्यों हो रहा है? 0 क्यों हो रहा है इसको जरा गौर से सोचें। नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, mg सरफेस के परपेंडिकुलर, लेकिन अगर मैं बात डिस्प्लेसमेंट की करूं तो डिस्प्लेसमेंट, लेट से दिस इज एस नॉट वेक्टर, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अलोंग द सरफेस है, और सरफेस स्मूथ हॉरिजॉन्टल, सॉरी रफ और हॉरिजॉन्टल है। देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल और mg का जो वर्क डन है वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ ये दोनों का दोनों फोर्स 90 डिग्री बना रहा है। एफ डॉट एस करने का मतलब कि नॉर्मल और mg का तो कोई रोल ही नहीं है नेटवर्क डन में, तो आई थिंक कि नॉर्मल और mg ने कोई काम किया नहीं। अब रही बात कि अगर काइनेटिक फ्रिक्शन को देखो, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में तुमको दिख रहा होगा कि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, एकदम एंटी पैरेलल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव आ रहा है। अच्छा, कोई फोर्स अगर निगेटिव वर्क करता है तो वो क्या करता है? अगर कोई फोर्स निगेटिव वर्क करता है तो वो सिस्टम से, बॉडी से एनर्जी को डिसिपेट कराता है, मतलब खर्च कराता है। इसका मतलब ये है सर कि अगर इस मास के पास शुरू में काइनेटिक एनर्जी है और हम देख पा रहे हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन थ्रू आउट द मोशन निगेटिव है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये इस m मास से लगातार एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा, और जब इसका काइनेटिक एनर्जी घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया, फाइनली एक जगह आके इसका पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे ये एनर्जी किस फॉर्म में लॉस हो रहा है? डिसिपेट हो रहा है। हीट के फॉर्म में लॉस हो सकता है, साउंड के फॉर्म में लॉस हो सकता है। आई थिंक आगे चल के ये हम लोग क्लियर करेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज फ्रिक्शन इज ए क्लास ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो जब कभी भी सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो उस फोर्स के द्वारा उस सिस्टम से एनर्जी का लॉस होता है, मतलब एनर्जी डिसिपेट होता है। तो फिलहाल जब उसकी चर्चा आगे करेंगे तो हम देखेंगे। अभी तो हमें ये बताना है कि ये कितना डिस्टेंस चल के रुक गया, दैट डिस्टेंस इज नोन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो चलते हैं सर, एक काम करते हैं, हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करते हैं, WET का यूज करते हैं। अच्छे से बच्चे देखेंगे, जो बच्चे बहुत बेसिक तरीके से वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम जो भी कॉन्सेप्ट आपको डील कर रहे हैं उसमें हम क्वेश्चन कैसे टैकल करें, उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो जब आप इस सारा लेक्चर देख लेंगे तो आप इजी वे में अपना मॉड्यूल HC वर्मा या कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि इस सवाल में हम वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई कैसे करें। तो सर वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि उस ऑब्जेक्ट पे जितने फोर्स लग रहे हैं उन सबके द्वारा जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज सिंपली इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। सही है सर? अच्छा सर, यहाँ पे कितने कितने फोर्स है उस ऑब्जेक्ट पे जो कि काम कर सकते हैं? तो काम करने में एक तो नॉर्मल फोर्स का वर्क होगा, प्लस दूसरा mg फोर्स का वर्क होगा, प्लस तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क होगा। यही तीन फोर्स एफबीडी में है। इनके द्वारा जो टोटल वर्क होगा सर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा, हाफ mv फाइनल स्क्वायर, और देखो v फाइनल क्या हो रहा है? 0, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो 0 हो गया, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ m इंटू यू स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक लिख सकते हैं हाफ m u स्क्वायर। सही बात है सर। अच्छा, अब तो क्लियर है कि नॉर्मल के द्वारा कोई वर्क नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक
90 डिग्री पे है। mg के द्वारा भी कोई वर्क नहीं है क्योंकि mg और डिस्प्लेसमेंट भी 90 डिग्री पे है। इसका मतलब कि इसको और इसको तो सोचना ही नहीं है, ये तो जीरो हो ही गया। अकेला बच रहा है किसका? काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क। सही है सर। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क कैसे लिखेगा बच्चा? तो लिखेगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ एमयू स्क्वायर। मास दिया हुआ है, आई थिंक हमने मास कितना लिया है भाई? 1 केजी लिया था। तो कहीं डाटा लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ लिखा है, 1 केजी का मास हम लेके चल रहे हैं। तो 0 माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया हाफ इंटू 1 इंटू, और यू का वैल्यू तुम्हारे पास 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, यानी ये आ गया हमारा -200। राइट साइड सॉल्व हो गया। अब इसकी बात करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, एन इज इक्वल टू एम जी, एम इज 1, जी इज 10, 10 लेके चलेंगे तो यहाँ नॉर्मल फोर्स कितने के बराबर है? 10 न्यूटन के बराबर है। ऐसे भी सोचो वर्टिकल कोई मोशन नहीं है, तो ये बॉडी जो है वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। इतना तो समझ ही सकते हो कि नॉर्मल जो है mg के बराबर है और mg m1 है, यानी नॉर्मल का वैल्यू 10 न्यूटन है। और फ्रिक्शन के लॉ से तुम ये भी जानते हो कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं है, म्यू ही दिया हुआ है, उसी को यूज करेंगे म्यू के लिए। तो 0.6 इंटू 10, आई थिंक कि आंसर आ रहा है 6 न्यूटन, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो 6 न्यूटन का है। डिस्प्लेसमेंट है राइट साइड में, फ्रिक्शन है लेफ्ट साइड में, कॉस 180 डिग्री -1। तो आई थिंक इतना तो बच्चा समझ ही सकता है कि सर हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं -6 इंटू एस नॉट, क्योंकि फ्रिक्शन सॉल्व कर लिया है 6 न्यूटन, एस नॉट है हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो सीधे -6 इंटू एस नॉट इज इक्वल टू -200। यहां से एस नॉट का वैल्यू आ गया 200/6 मीटर, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि सारे के सारे डाटा हमारे एसआई यूनिट में है, तो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस भी तो किस में आएगा? मीटर में आएगा। तो हमने एस नॉट का वैल्यू निकाल लिया है। क्या इस सवाल को सॉल्व करने का यही एकमात्र मेथड है? नहीं, आप चाहें तो आपके पास एफबीडी पड़ा हुआ है, आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू पता है, काइनेटिक फ्रिक्शन में अगर मास से हम डिवाइड कर देंगे तो मेरे को रिटार्डेशन पता चल जाएगा। अब रिटार्डेशन पता चलेगा, लेट से हम यहाँ उसको भी डिस्कस कर देते हैं सेकेंड मेथड को। अगर मैं रिटार्डेशन की बात करूं तो रिटार्डेशन हमारा हो जाएगा 6/1, यानी ये आ जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर यू का वैल्यू पता है क्या? पता है u20। सर v का वैल्यू पता है क्या? v 0 होना है। तो चाहिए क्या हमको? एस नॉट का वैल्यू चाहिए। अब मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो थर्ड इक्वेशन हम पढ़ते हैं v² = u² + 2as, उसको भी अप्लाई करोगे तो एस नॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो आई थिंक कि दूसरे भी तरीके हैं इस सवाल को बनाने में, बट हमारा मकसद ये है कि इस क्वेश्चन को हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के मेथड से बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से कि हमारे पास इस तरह का कोई एक स्मूथ ट्रैक है, ऐसा कुछ स्मूथ ट्रैक है, और इस ट्रैक के एंड में एक वॉल है, रिजिड वॉल, जिससे कि एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है। ये अनस्ट्रेस्ड या अनकंप्रेस्ड स्टेट में है, मतलब नेचुरल लेंथ में है। ये पूरा का पूरा सरफेस फिलहाल के लिए हम स्मूथ मान लेते हैं, ये स्मूथ ट्रैक है। और ये हमारा रेफरेंस ग्राउंड का लेवल, यहां से इस ट्रैक के ऊपर एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा है जिसका वर्टिकल हाइट ग्राउंड से h गिवन है, ये गिवन है, और उस m मास के ब्लॉक को ऊपर रेस्ट में रखा गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर हमने इस m मास को यहां से रिलीज कर दिया, और रिलीज कर दिया तो ये ट्रैक को छोड़ नहीं रहा है, ये ट्रैक पे फिसलते हुए आगे बढ़ रहा है, तो जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये नीचे आएगा, इसका स्पीड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फ्लैट सरफेस पर आते आते इसका स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा। और चूंकि यहां से यहां तक कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा, जो भी फोर्स आएगा नॉर्मल और mg वर्टिकल में होगा,
तो जो स्पीड इसको यहाँ पे शुरुआत में यहाँ अचीव हो जाएगा वही स्पीड इसका मेंटेन रहेगा। अगर वो स्पीड मेंटेन हुआ तो सोचो क्या होगा, ये ब्लॉक चलेगा 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 और इससे आके स्प्रिंग से टकराएगा। टकराने के बाद ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना चालू करेगा। जैसे ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना चालू करेगा, स्प्रिंग के द्वारा एक स्प्रिंग फोर्स इस ब्लॉक पे अपोजिट डायरेक्शन में लगना चालू हुआ, जो कि कंप्रेशन के साथ बढ़ता चला जाएगा। कंप्रेशन के साथ अगर स्प्रिंग फोर्स बढ़ता चला गया तो मतलब कि इस मास का काइनेटिक एनर्जी रिलीज होने लग घटने लगेगा और घटते 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 फाइनली एक मोमेंट ऐसा आएगा कि इस ब्लॉक का फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा और उस सिचुएशन में ये स्प्रिंग अपने मैक्सिमम कंप्रेशन के स्टेट में होगा। तो आई थिंक कि मैंने क्वेश्चन को समझा दिया है। एचसी वर्मा में भी ऐसा सवाल पड़ा हुआ और काफी जेईई मेन पीवाईक्यू या नीट में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि हमें फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। इस स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा ये आपको बताना है। ठीक है सर, कैसे बनाए, क्या हम लॉज ऑफ मोशन से बनाए? बनाने के लिए ट्राई कर सकते हैं बट काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है और वेरिएबल है पोजीशन के साथ, तो काफी डिफिकल्टीज आपको आएंगी। अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम को यहां अप्लाई करेंगे तो शायद ये क्वेश्चन लेस कंपैरेटिवली इजी वे में आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो सर कैसे अप्लाई करें? तो देखिए, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात बॉडी है आपका, ये इसी पे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है। ये है आपका इनिशियल स्टेट। अच्छा, फाइनल स्टेट की बात कैसे है? फाइनल स्टेट की बात मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूं कि ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो चुका है। उस मोमेंट की बात करें, क्योंकि उसके बाद भी स्थिति दूसरी होने वाली है। उसके बाद चूंकि स्प्रिंग फोर्स लगातार लग रहा है तो यहां से वापस चलाना शुरू करेगा। मेरे को उसके बाद डिस्कस नहीं करना है, मेरे को तो चाहिए कि सर फाइनल बताइए कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो वहां से ये स्लाइड करना शुरू किया और फाइनली एक मोमेंट आया कि जब वो आके यहाँ पे रुकेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो है। सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? आई थिंक कि बच्चे समझ सकते हैं कि जब हम इसको स्लाइड करने के लिए अलाउ कर रहे हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी भी तो कितना होगा? जीरो होगा। मतलब ये रेस्ट से चला और फाइनली रेस्ट पे आ गया। अब उस इनिशियल स्टेट और इस फाइनल स्टेट के बीच में इस मास पे जितने तरह के फोर्स हैं उन सबका जो टोटल वर्क डन होगा वो कितने के बराबर होगा? वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस यही है वर्क एनर्जी थ्योरी। तो सर कौन कौन सा फोर्स यहां से यहां तक इस मास पे वर्क किया, एक एक करके बीडी में सोचते हैं। तो सबसे पहला फोर्स तो आपको दिख रहा होगा, आई थिंक कि बच्चे देख पा रहे होंगे, ये नॉर्मल रिएक्शन है। और दूसरा फोर्स लग रहा होगा ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा। यहां से यहां तक स्प्रिंग को टच करने से पहले तक यही दोनों फोर्स काम कर रहा है इस पे, या वर्क कर पाया कि नहीं कर पाया वो तो आगे देखेंगे, लेकिन यही फोर्स लग रहा है। जैसे ये स्प्रिंग को टच कर गया, सपोज कीजिए ये टच करके हल्का कंप्रेस कर चुका है, तो नॉर्मल तो है ही, mg भी है, एक एक्स्ट्रा में आपको स्प्रिंग फोर्स भी आ गया जिसका वैल्यू बच्चे जानते हैं k इंटू एक्स। लेकिन ध्यान रखिए स्प्रिंग फोर्स यहां से लगा और कंप्रेशन तक लगा, मतलब इसका जो वर्क है वो मान लीजिए कि कंप्रेशन का वैल्यू, मैक्सिमम कंप्रेशन का वैल्यू x नॉट है, यानी स्प्रिंग फोर्स सिर्फ x नॉट डिस्प्लेसमेंट तक ही लगा। स्प्रिंग को टच करने से पहले तक शुरुआत से दो ही फोर्स लग रहा है, नॉर्मल और mg। तो सर क्या वो दो फोर्स का वर्क डन देख ले तो काम चल जाएगा, या सिर्फ स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन देख ले तो काम चल जाएगा? नहीं, हमारा इनिशियल स्टेट वो है और फाइनल स्टेट ये है। अभी हमने क्या पढ़ा? इनिशियल से फाइनल के बीच में जितने भी तरह के फोर्सेस ने उस पर वर्क किया, जो कुछ वर्क किया, सारे वर्क डन को निकालना है। नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हो सकता है कि शुरुआत में कोई फोर्स नहीं रहा है, बीच के रास्ते में कोई फोर्स आ गया, तो उसको कंसीडर करना है कि हमको इन तीनों फोर्स का वर्क देखना। आई थिंक कि बच्चे समझ गए होंगे। तो हम वेट लगाते हैं,
वेट मीन्स वर्क एनर्जी थ्योरम। और वेट लगा के क्या लिख सकते हैं हम, तो देखिए क्या लिखते हैं, वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू 0 माइनस 0। अब सर 0 माइनस 0 क्यों लिखा, भैया फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो रहा है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, यानी देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या है, 0 है। सही है सर। अब एक एक करके इन तीनों वर्क डन को हमको देखना है, किस से देखना है, तो सर वर्क डन निकालने का तो तरीका हमको पता है, पिछले वीडियो में हमने बताया जितने भी वर्क डन, जितने भी तरह के फोर्स हैं उनसे जो वर्क डन निकालने का तरीका बड़ा ही सिंपल तरीका है, इफ डॉट एस। अगर वेरिएबल है तो छोटा वर्क डन निकाल के इंटीग्रेट करो, कांस्टेंट है तो फिर कोई सोचना ही नहीं है। तो देखो यहां से यहां तक नॉर्मल फोर्स को देखो तो वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर है। बच्चा बोला कि सर समझ में नहीं आया, समझ में आएगा। देखो यहाँ अगर मान लो इस जगह की बात करें तो नॉर्मल इस जगह पे, इस जगह इस इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर है और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर ds देखो तो वो इस ट्रैक के टेंजेंट के लॉन्ग है। कहीं भी देखो, सपोज करो कि यहाँ पे अगर मान लो ये m मास आ गया था तो यहाँ पे नॉर्मल भी तो यहाँ है और हल्का सा डिस्प्लेसमेंट जो है इधर है along द टेंजेंट, मतलब कि यहां से यहां तक नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। बच्चा कहे सर इसका वैल्यू तो 0 हो गया, इसको हटा देने की जरूरत। सही है। दूसरा फोर्स हमारा mg है। सर mg का कितना वर्क हुआ, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया, दिस इज द इनिशियल रेफरेंस लेवल एंड दिस इज द फाइनल रेफरेंस। दोनों रेफरेंस लेवल के बीच में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है वो सिर्फ h है जो गिवन है। mg फोर्स नीचे लग रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट और mg फोर्स के बीच में 0 डिग्री है। यानी बच्चा एक लाइन में कह सकता है कि सर वर्क डन बाई mg तो हमने लिख ही लिया mgh, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब mg के द्वारा वर्क डन हमको मिल गया, mgh और नॉर्मल का वर्क डन तो 0 हो गया। सही है सर। अच्छा सर स्प्रिंग फोर्स का कितना वर्क डन है, तो स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन से हमने एक फॉर्मूला आपको पिछले वीडियो में बनाया भी था, चाहे तो आप जनरल मेथड से भी कर सकते हैं, वेरिएबल फोर्स है इंटीग्रेट करना, लेकिन हमारे पास तो सर फॉर्मूला था -12 के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला हमने तैयार किया। इनिशियल कंप्रेशन 0, फाइनल कंप्रेशन x0। आई थिंक कि अगर बच्चा इसमें पुट सिर्फ कर दे तो आई थिंक उसको दिख रहा होगा कि वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इस केस में कितना आ रहा है, -12 के x0 स्क्वायर, यानी mgh और ये लिख दिया मैंने -12 के x0 स्क्वायर, क्योंकि नॉर्मल का वर्क डन क्या हो चुका है 0, तो ये सब मिलके कितना है 0। बड़ा आसान है सर, mgh उधर भेज दो इसको तो क्या बन जाएगा, ½ के x0 स्क्वायर, और आई थिंक हमें x0 का वैल्यू चाहिए तो x0 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2mgh बाई के, और अगर स्क्वायर हटाएं इधर से, सपोज करिए कि अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाता हूं, डायरेक्ट मैं x0 लिखने की कोशिश करता हूं तो क्या हो जाएगा, सबके ऊपर रूट लग जाएगा, यानी x0 का वैल्यू आ गया √2mgh/k। तो आई थिंक कि छोटे छोटे क्वेश्चन से अगर आप शुरू करेंगे और उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम को लगा के ही अगर आप सवाल बनाना शुरू करेंगे तो आपको धीरे 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 कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। आप कोचिंग के मॉड्यूल को सॉल्व करें, आप HCV को सॉल्व करें, आप किसी भी तरह के टेस्ट पेपर को सॉल्व करें, आप PYQs को सॉल्व करें, और जितने भी वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में आपको क्वेश्चन दिखे उन सारे क्वेश्चंस में 99% टाइम्स आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर आपने ढंग से वर्क डन लिखा और ढंग से आपने सिस्टम को चूज किया, आई थिंक कि मेरी गारंटी है कि आपको आंसर आ ही जाएगा। बेसिक्स पे पकड़ के चलना है भाई, अगर इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, मैथमेटिकली कोई गलती कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए आई थिंक कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम बच्चों को सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड ही क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आए। आपको वर्क एनर्जी थ्योरम को देख के डरना नहीं है और ये नहीं सोचना है कि सर कैसे अप्लाई करें।
चलिए इस कड़ी में हम अगला सवाल एक देखते हैं, क्वेश्चन कैसा है उसको पहले समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमने बोला कि लेट से थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट से कि हमारे पास एक वर्टिकल टावर है, वर्टिकल टावर, जिस टावर की हाइट लेट से हमने 80 मीटर ले ली। इस टावर के ऊपर एक एम मास का बॉल है जिसको कि हमने 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया, और पूरे रीजन में ग्रेविटी को ही कंसीडर करना है, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करके चलना है। अभी एयर फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो मोशन कैसा होगा, आई थिंक बच्चे समझ गए होंगे कि मोशन कैसा होगा। अंडर ग्रेविटी इसका मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, और ये बॉल आके और ग्राउंड को कभी ना कभी टक्कर मारेगा और किसी ना किसी फाइनल स्पीड से ये टकराएगा। वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी से आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस फाइनल स्पीड। मैं स्पीड की बात कर रहा हूं कि ये फाइनल स्पीड कितना होगा, ये फाइनल स्पीड कितना होगा। अगर वेलोसिटी की बात करें तो आपको डायरेक्शन के साथ देखना है, मैं स्पीड की बात कर रहा हूं कि ये कितने स्पीड से ये बॉल इस ग्राउंड को स्ट्राइक करे। आई थिंक कि बच्चा बोलेगा कि सर ऐसा सवाल तो हम अपने 2D मोशन वाले क्लासेस में देख चुके हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे करना होता है। तो भैया कैसे करना होता है, तो आप गैलीलियो का जो वो पोस्टुलेट है उसका यूज करते हैं कि टू मोशंस इन टू म्यूचुअली ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का मोशन अलग अलग देखते हैं, वही इक्वेशंस का चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाकी सब काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से आप फाइनली वी फाइनल पे आ सकते हैं, बड़ा आसानी से आ सकते हैं। मेरा वो मुद्दा है ही नहीं कि आपको हम काइनेमेटिक्स की मदद से ले आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम को देखिए। आप इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली आप वर्क एनर्जी थ्योरम से सोच के देखिए कि क्या सर इस क्वेश्चन को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से बना सकते हैं। और मेरा मानना है कि ऐसे सवाल को अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाइएगा तो विद इन मिनट आपका आंसर आएगा। सर कैसे करें, करना बड़ा आसान है भाई। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम को लिखें तो मेरे को बस एक ही चीज से देखना है कि यहां इनिशियल है, यहां फाइनल है, इनिशियल स्पीड पता, फाइनल स्पीड निकालना है। अच्छा सर यहां से यहां तक आने में कौन कौन सा फोर्स है जो इस पे वर्क करने वाला है। आई थिंक कि बच्चा समझ रहा होगा कि ये तो जितने देर तक हवा में है ये बॉल, जैसे वहां से छूटा और जब तक यहां गिरा, अकेला फोर्स इस पे सिर्फ mg लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। विस्कस फोर्स को आपने इग्नोर कर दिया, एयर ड्रैग की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो सर अकेला फोर्स तो mg ही लग रहा है। तो सीधा बात है कि वर्क डन बाई mg दैट शुड बी इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल, अकेला फोर्स यही लग रहा है। ठीक है सर। अच्छा अगर सर हम mg का वर्क निकालें तो रास्ता तो बड़ा अजीब है, पैराबोलिक पाथ ही फॉलो कर रहा है, हम mg का वर्क कैसे लिखें। तो फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, इनिशियल लेवल जो है ये है पोजीशन लेवल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और फाइनल लेवल ये है। बॉल इनिशियली यहां था, फाइनली यहां आया, किधर गया कहां गया लेना देना नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स, इसका जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और क्या, और क्या सर, हमको तो बस डिस्प्लेसमेंट के वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब है। सर डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, 80 मीटर है। ग्रेविटेशन फोर्स किधर है, नीचे है, कितना वैल्यू है, mg है। आई थिंक कि बच्चा तो लिख सकता है कि सर वर्क डन बाई mg इज नथिंग, इट इज mg इंटू 80, और ऐसा यूनिट में है 80 मीटर, दैट इज इक्वल टू, सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना, हाफ m इनटू, और इनिशियल स्पीड आपको पता है 100। यहां से बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, m तो निपट लिया, और यहां से तेरे को ये समझ में आना चाहिए, इधर हो गया 800 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा v फाइनल स्क्वायर बाई 2 माइनस 100 बाई 2, 2 को उधर भेज देते हैं, तो आई थिंक कि v फाइनल स्क्वायर माइनस 100 बराबर 1600 हो गया।
तो V फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू आई थिंक 1700, और यहां से V फाइनल का वैल्यू आ गया √1700 यानी 10√17 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एक बार कैलकुलेशन को देख लेंगे दोबारा, आई थिंक कि सब सही है। 800 और ये हो गया आपका 100/2, उधर गया 1600, हाँ ठीक है सही है। तो मतलब कि हमको V फाइनल का वैल्यू मिल चुका है। तो आई थिंक कि आप देख पा रहे हैं कि अगर सेम क्वेश्चन को हम काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस की मदद से बनाने चले तो ये सवाल बन तो जरूर जाएगा, लेकिन आई थिंक इतनी आसानी से आपका ये सवाल नहीं बनेगा। तो दिस इज द पावर ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। इसीलिए मैं अक्सर अपने क्लास में बच्चों को कहता हूं कि जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम पे कमांड करिए तो आप मैकेनिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, जिस भी प्रॉब्लम में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जिक्र हो, उस सवाल में आप पहला जो आपका लाइन ऑफ अटैक है वो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम ही होना चाहिए। चलिए इस कड़ी में हम एक लास्ट क्वेश्चन आज देखते हैं, और उस क्वेश्चन को कैसे करना है ये जरा आप सोच के हमें बताइए। लेट से कि हमारे पास एक हेमी स्फेरिकल बाउल है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है और ये फिक्स्ड है। अभी हम कुछ देर के लिए इसको फिक्स्ड मान लेते हैं। सेम क्वेश्चन आपको एचसीबी में लास्ट पेज वर्क एनर्जी थ्योरम पे मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम से सोच सकते हैं। हालांकि उस क्वेश्चन में बाउल को फिक्स नहीं किया गया है, बाउल को चलाया जा सकता है ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए इस हेमी स्फेरिकल बाउल को फिक्स मान लेते हैं, जिसका की रेडियस हमें पता है r। यहां टॉप पे एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, टॉप पॉइंट पे एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मैंने क्या किया कि इस मास को हल्का सा झटका दिया, इंपल्स दिया, झटका देके हाथ हटा दिया। जैसे हल्का सा झटका देंगे ये मास इस कर्व पे, कर्व वाले इसके पार्ट पे ये स्लाइड करना शुरू करेगा, और जैसे जैसे ये नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जैसे जैसे ये नीचे आएगा इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल हो रहा है तो इसका स्पीड बढ़ेगा। मेरा ये सवाल है कि फाइंड speed of log as function of theta angle from vertical। वर्टिकल डायरेक्शन माने वर्टिकल के साथ थीटा एंगल के टर्म में इस मास का आपको स्पीड बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। आई थिंक कि बच्चा बोलेगा कि सर बड़ा आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। तो सर ऐसा करते हैं कि पहले हम तो इसका एफबीडी बनाते हैं, क्योंकि हमको मास के ऊपर ही वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। तो सबसे पहले बच्चा सोचेगा कि सर अगर एफबीडी बनाए तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे, और ये आ रहा है ऐसे, ये ऐसे ऐसे स्लाइड कर रहा है। लेट से कि ये स्लाइड करके कहीं यहां पहुंच चुका है, और आई थिंक कि आप समझ सकते हैं कि ये एंगल है हमारा थीटा। देख लीजिए पोजीशन, यहां से थीटा एंगल से ये स्लाइड हो चुका है, और इस जगह पे जब ये आया अच्छा खासा इसके पास वेलोसिटी होगा अलोंग द टेंजेंट। इसी का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, स्पीड चाहिए, कि जब ये थीटा एंगल स्लाइड कर चुका है तो इसका स्पीड कितना है। तो सर कैसे सोचे इस सवाल को? बड़ा ही आसानी से सोच सकते हैं। हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। ये आपका इनिशियल लोकेशन, ये आपका फाइनल लोकेशन। इनिशियल से फाइनल के बीच में आपको लगा देना है वर्क एनर्जी थ्योरम। सर क्या करना होगा? जो जो वर्क आ रहा है उसका वर्क डन करना है, दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही है सर। कौन कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है तो आप देखिए, अगर तो नॉर्मल फोर्स तो हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, लेकिन mg का वर्क है, अगर एफबीडी को गौर से देखें तो ये मास के रेफरेंस लेवल में एक वर्टिकल शिफ्टिंग है, ये मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है और mg नीचे है। तो अगर मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से हम जान रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स का वर्क डन प्लस mg फोर्स का वर्क डन, दैट शुड बी इक्वल टू
फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख रहा हूं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, चूंकि जस्ट स्लाइड करना शुरू किया था तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं जीरो ले रहा हूं। ये तो समाप्त है। mg का वर्क डन। आई थिंक कि बच्चा बोले सर mgh लिखिए। h क्या है भाई? h यही है, यहां से लेके यहां तक जो वर्टिकल कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट। अगर ये पता चल जाए तो आई थिंक कि हमारे पास आंसर आ चुका है। mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। m से m निपट गया तो आई थिंक कि v स्क्वायर बराबर हो गया 2gh। तो v का वैल्यू हो गया अंडर रूट 2gh। बस h का वैल्यू आपको ज्योमेट्री से देखते हुए रख देना। सर ये h कैसे निकले? आई थिंक बड़ा आसान है। अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां का हाइट कितना, तो सर ये तो रेडियस के बराबर। अगर ये हाइट की बात करो तो ये रेडियस के बराबर। सर यहां से यहां तक का भी तो लेंथ रेडियस के बराबर है, सही है। लेकिन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं कि यहां से यहां तक का लेंथ कितना, तो बच्चा बोले कि सर ये आर है और अगर ये थीटा है, तो आई थिंक कि ये लेंथ तो बच्चा आराम से लिख सकता है कितना, आर कॉस थीटा। तो यहां से यहां तक का आर, यहां से यहां तक का, यहां तक का आर कॉस थीटा। तो देखो एच का वैल्यू सामने क्लियर है कि सर एच का वैल्यू तो आप लिख ही सकते हैं आर माइनस आर कॉस थीटा। अगर मैं आर को कॉमन ले लूं तो आ गया 1 - cos थीटा। ये सब गिवन है, थीटा भी गिवन है और आर भी गिवन है। बस यहाँ फाइनली लाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आई थिंक कि वेलोसिटी का वैल्यू है रूट 2g r इंटू 1 - cos थीटा एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स इट। तो ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। आई थिंक कि आज हमने जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस देखे, जिन क्वेश्चंस को आप लॉज ऑफ मोशन में ऑलरेडी पढ़ते हैं, उन क्वेश्चंस को देख के आपको ये जरूर लगा होगा कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। आज के क्लास के लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देना चाहते हैं जिसको आप ट्राई करके और आंसर कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में हम लोग फोर्स को बांटेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में, और फिर देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे आता है और उससे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भी बात करेंगे। एक हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आप सॉल्व करके हमें दिखाएंगे और वीडियो कमेंट में करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास एक ट्रैक है जो ग्राउंड से कुछ ऊपर है और ये स्मूथ ट्रैक है। यहां पे आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल से h हाइट पे ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक बना होता है। इसके लास्ट में एक दीवार है जिससे एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग का इनिशियल कंप्रेशन एक्स नॉट है। ध्यान रखेंगे एक्स नॉट इसका इनिशियल कंप्रेशन है, सही है। और ये ट्रैक स्मूथ है। एम मास इसको कंप्रेस करके और इसको पकड़ के होल्ड करके रखे हुए, ये पूरा का पूरा ट्रैक स्मूथ है। मेरा कहना है कि जैसे आप ये जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपने इसको रोक के रखा है, यू रिमूव, आप उसको क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दिया। आपने एक्सटर्नल फोर्स को कर दिया रिमूव। जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे, ये स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स तो लगातार लगा रहा है राइट साइड में, ये इस मास को चलाना शुरू करेगा और इसको झटका देके फेंक देगा। जैसे वो नेचुरल लेंथ में आएगा, स्प्रिंग तो अपना नेचुरल लेंथ हो गया, इस मास के पास अच्छा खासा वेलोसिटी आएगा और इस वेलोसिटी से ये मास आगे बढ़ेगा बढ़ेगा। जैसे यहां पहुंचा, यहां के बाद ये मास आगे आएगा तो उसका मोशन कैसा हो, फर्दर मोशन कैसा होगा आपको डिस्कस करना है। डिस्कस मोशन ऑफ ब्लॉक जब आप किसको रिमूव कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। और दूसरा कि मेरे हिसाब से अगर ये मास का मोशन ट्रैक समाप्त होने के बाद अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो यू हैव टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज।
एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। और लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स नॉट रेंज विल बी मैक्सिमम। मतलब क्या, मैं उस मास के सहारे, उस मास के जरिए उस स्प्रिंग को कितना इनिशियली कंप्रेस करूं ताकि इस मास का जो रेंज मिले वो हमारा मैक्सिमम हो। तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन में अभी तक का जितना भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है 2 लेक्चर में, आप उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज कर पाएंगे। और इस क्वेश्चंस को बना के आप कमेंट करें जो भी आपका आंसर होगा उस आंसर को हम देखते हुए, और इसी क्वेश्चन से अगला वीडियो की शुरुआत हम इसी क्वेश्चन से करेंगे। और उसमें हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी, देन आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, और फाइनली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तब तक सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इजी वे से पढ़ते रहिए। आप सभी को जो भी क्लास या जो भी चैप्टर का क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन का वीडियो चाहिए आप जरूर कमेंट करें। जैसे जैसे हमारी टाइम की अवेलेबिलिटी होगी हम आपके लिए वैसा वीडियो लाएंगे। और हमारा एक दूसरा सीरीज चल रहा है जिसमें मास्टरिंग फिजिक्स थ्रू जेईई एडवांस पीवाईक्यू चल रहा है, उसमें भी हम चैप्टर वाइज सारे पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, उसको भी देखें और लाभ उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।